नमस्कार दोस्तों, बिजनेस पाठशाला से मैं सीए सत्यम गुप्ता आज आप सभी को जीएसटीआर 5 रिटर्न के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 5 वो रिटर्न होता है जो कि नॉन रेजिडेंट जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो फाइल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि जीएसटीआर 5 रिटर्न क्या होता है और इसको कैसे फाइल करते हैं। देखिए, आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। व्हाट इज जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 5 क्या रिटर्न है, कौन फाइल करता है, कैसे फाइल होता है, वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कि हु इज अ नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर कौन होता है जो जीएसटीआर 5 रिटर्न फाइल करता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि जीएसटीआर 5 रिटर्न होता क्या है और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स कौन है जो इस रिटर्न को फाइल करते हैं। उसके बाद व्हेन इज द ड्यू डेट, जीएसटीआर 5 रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, किस तारीख तक आपको ये रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद जीएसटीआर 5 रिटर्न का फॉर्मेट कि जीएसटीआर 5 रिटर्न किस टाइप से दिखता है, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन किस कॉलम में कहाँ पे फिल करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अगर जीएसटीआर 5 रिटर्न आप फाइल नहीं करते हैं तो उस केसेस में क्या क्या पेनल्टीज आ सकती हैं। और उसके बाद में कि अगर आपने नहीं फाइल किया है तो आप क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर आपने लेट फाइल किया तो पेनल्टीज क्या आएंगी, अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा आपके साथ, सपोज आप फाइल करना भूल जाते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो कि है व्हाट इज जीएसटीआर 5 और उसी से रिलेट करके हम लोग बात करेंगे नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स जैसे कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, ये वो टैक्स पेयर्स हैं जो कि इंडिया में रिसाइड नहीं करते हैं, मींस जो कि आउटसाइडर्स हैं, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हैं, बट ड्यूरिंग देयर बिजनेस वो इंडिया में आके ऑपरेट करते हैं और कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करते हैं जो जीएसटी के दायरे में आती हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स आर दोज सप्लाईज who do not have a business establishment in India and have come for a shorter period to make supplies in India। मीन्स बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको परमानेंट बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी का परमानेंट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स का जो लाइसेंस होता है वो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि आप कुछ दिनों के लिए सपोज आते हैं, 90 दिन 60 दिन, जैसे कोई एग्जीबिशन हो गया, आप बाहर से आ रहे हैं, इंडिया में आके कोई एग्जीबिशन ऑपरेट करते हैं, लगाते हैं, तो आपको ये नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स का लाइसेंस जो होता है ये जीएसटी में लेना पड़ता है। उन्हीं पर्सन्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। इन पर्सन्स को अपनी जो सारी डिटेल होती है, टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, ये डिटेल जिस रिटर्न में देनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटीआर 5। तो जीएसटीआर 5 हमारा वो रिटर्न होता है जिसमें नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स जो होते हैं वो अपनी सारी डिटेल को समराइज फॉर्म में या डिटेल्ड जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन समराइज फॉर्म में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है उसको फाइल करते हैं और गवर्नमेंट तक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस रिटर्न के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स क्या होते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि ये है जीएसटीआर 5 का रिटर्न क्या होता है। देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 5 का रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हैं वो फाइल कर रहे हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बाकी टैक्स पेयर्स होते हैं, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर हो गया, कॉम्पोजिशन वाला हो गया, या लार्ज टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर, उस बेसिस पे आप जीएसटीआर 1, 2A, 2B जो कि आईटीसी से रिलेट करता है, 3B जिसमें आप टैक्स लायबिलिटीज समराइज फॉर्म में पे करते हैं, उस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें अलग अलग टैक्स पेयर्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। उसी तरीके से जो जीएसटीआर 5 रिटर्न है ये भी एक डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट होता है जो कि नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स होते हैं वो फाइल करते हैं उसी पीरियड का जिस पीरियड में उन्होंने बिजनेस ऑपरेट किया होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जीएसटीआर 5 का जो रिटर्न होता है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स फाइल कर रहे हैं ऑफ द बिजनेस ऑपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैरिंग आउट अ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में जो बिजनेस ऑपरेट किया उसके लिए उनको जीएसटीआर 5 का रिटर्न फाइल करना होता है। देखिए, इसके लिए फाइलिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप जीएसटीआर 5 का रिटर्न ऑनलाइन अपने जीएसटी पोर्टल के माध्यम से फाइल कर सकते हैं, या आप जो टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहां पे भी जाके आप अपना जीएसटीआर 5 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लिखा हुआ है, दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन्स द डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज मेड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड बाय द टैक्स पेयर। मींस ये रिटर्न, देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप सेल का रिटर्न को दूसरा देते हैं, परचेज का दूसरा। जो जीएसटीआर 5 का रिटर्न आप फाइल करेंगे ये समराइज फॉर्म में एक कंप्लीट रिटर्न होगा जिसमें आपको सेल की भी इंफॉर्मेशन देनी है, परचेज की भी इंफॉर्मेशन देनी है। मींस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज दोनों की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ देनी है, वो इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी जीएसटीआर 5 के रिटर्न में। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दूं कि ये रिटर्न आपको उसी पीरियड का फाइल करना है जितने पीरियड में आपने बिजनेस ऑपरेट किया इंडिया में, आप ये रिटर्न फाइल कर देंगे
पर्पस फुलफिल हो जाएगा, आपको जो लाइसेंस है वो स्टैंड बाय कैंसिल्ड रहेगा, उसके बाद आप इस लाइसेंस पे या इसी रिटर्न पे दोबारा कोई फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। ये रिटर्न का जो लाइसेंस होता है मींस जीएसटीआर 5 के अंदर अगर आप एनआरटीपी का लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है, उसी पीरियड का रिटर्न फाइल करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कि हमको ये जीएसटीआर 5 का जो रिटर्न है ये फाइल कब करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जीएसटीआर 5 का जो रिटर्न है वो रिटर्न एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फाइल होता है। तो जीएसटीआर 5 का जो रिटर्न है उसको फाइल करने के लिए हमको दो चांसेस दिए गए हैं, मतलब दो टाइप से बताया गया है कि आप कैसे उसको फाइल कर सकते हैं। देखिए, द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड विद इन अ वीक फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मीन्स क्या हो गया कि जिस मंथ में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। देखिए, जो एनआरटीपी होते हैं वो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना अप्लाई करते हैं तो ये बताते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन जो हम ले रहे हैं वो एक्टिविटी कितने दिनों के लिए है। मीन्स हमको लाइसेंस कितने पीरियड के लिए चाहिए, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो जो पीरियड आपका रजिस्ट्रेशन का होता है जब वो एक्सपायर होगा तो उसके एक्सपायरी के विद इन 1 वीक, मीन्स जब उसका एक हफ्ता पूरा होगा तो एक्सपायरी के एक हफ्ते के अंदर आपको जीएसटीआर 5 का रिटर्न फाइल करना है, और टू बी फाइल्ड मंथली बिफोर 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ इफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। मीन्स देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये लिमिटेड पीरियड के लिए है तो आपको इसको फाइल करना होगा लाइसेंस कैंसिलेशन के विद इन 1 वीक। मीन्स अगर आपका लाइसेंस 20 दिन का है तो 20 दिन जब एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर ये लाइसेंस फाइल, ये रिटर्न जो है ये आपको फाइल करना है, लाइसेंस आपका सरेंडर हो जाएगा। मगर अगर आपका जो लाइसेंस है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, वो एक्सटेंड करता है ओवर सेवरल मंथ्स, तो आपको ये रिटर्न फाइल करना है मंथली बेसिस पे 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मीन्स अगर आपका इस मंथ का सेल परचेज, आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल आप दे रहे हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ की जो 20th तारीख होगी वहां तक आपको जीएसटीआर 5 का रिटर्न फाइल करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या। तो चलिए उसी बारे में बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ जीएसटीआर 5 रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। अगर आपका जीएसटीआर 5 का रिटर्न फाइल नहीं होगा तो देखिए क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 5 का रिटर्न अगर फाइल नहीं होगा तो आप इसको अगले मंथ में फाइल नहीं कर पाएंगे। मीन्स मतलब जिस पीरियड से वो रिलेट करता है, अगर उस पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट या आने वाले मंथ में उस रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे। फिर रिटर्न ना फाइल होने की वजह से जो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज आएंगी वो आपको देनी पड़ेंगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एनआरटीपी का, तो आप जीएसटीआर 5 रिटर्न को फाइल करना जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये रिटर्न फाइल होना रह गया तो आप इसको दोबारा फाइल नहीं कर पाएंगे और आपको जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस रिटर्न को जरूर से जरूर फाइल करें। चलिए आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि ये है कि अगर हमको जीएसटीआर 5 का रिटर्न चाहिए या हमको उसको फाइल करना है तो हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड होंगी, उसी बारे में बात करते हैं। इन ऑर्डर टू फाइल जीएसटीआर 5 रिटर्न यू हैव टू बी अ नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हु डज नॉट हैव अ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। देखिए दोस्तों, इसमें दो बातें बोली गई हैं। एक है कि फॉरेन टैक्स पेयर होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपके पास इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स देखिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं या आपके पास इंडिया में कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है तो आप जो एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसका जो एक्टिविटीज का रजिस्ट्रेशन, इनवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज होंगी, आपको उसी स्टेट या उसी लाइसेंस के अंदर इंक्लूड करके आपको शो करना पड़ेगा। मीन्स इस केस में आप एनआरटीपी का लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते, एनआरटीपी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर एनआरटीपी का लेना है तो दो केसेस सबसे जरूरी हैं। पहला कि आपको एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर होना चाहिए और आपका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में कोई भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो बोलता है यू नीड टू हैव अ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर द पीरियड यू विच कैरी आउट द बिजनेस इन इंडिया। मीन्स जो जिस पीरियड के लिए आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे उस पीरियड के लिए आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और वही टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं एनआरटीपी, और उसी का जो रिटर्न होता है वो दैट इज जीएसटीआर 5 रिटर्न। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ है कि जीएसटीआर 5 का रिटर्न किस तरीके से दिखता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, 2B, 3
ये सारे रिटर्न्स बहुत ध्यान से देखे हुए हैं, क्योंकि डेली रूटीन में ये सारे इन्फॉर्मेशन रिटर्न बहुत काम के होते हैं। नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर का रिटर्न थोड़ा सा अलग है, मगर आप घबराइए बिल्कुल नहीं, रिटर्न में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। रिटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 1 और 3B का फाइल करते हैं, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देनी है। तो चलिए इस चार्ट की तरफ देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है GSTR पोर्टल से। ये एक पार्टी का NRTP का रिटर्न फाइल है GSTR 5 का। देखिए GSTR 5 का रिटर्न सेम वैसे ही खुलेगा जैसे आप GSTR 1 3B का रिटर्न खोलते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होगा, क्वार्टर या मंथ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप जब सर्च करेंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा GSTR 5 NRTP रिटर्न। उसको जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है GSTIN नंबर। ये सारी इंफॉर्मेशन की जो डिटेल्स हैं ये ऑटो फिल होके आएंगी आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, या किस मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको रिटर्न पीरियड, रिटर्न टाइम, वो सब फिल होके आएगा। जो मेन इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है वो स्टार्ट होती है टेबल नंबर 3 से। टेबल नंबर 3 जो बात करता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। देखिए दोस्तों, आप NRTP का रजिस्ट्रेशन लेके बिजनेस ऑपरेट करते हैं इंडिया में, मगर उसके लिए आपको कुछ ऐसे गुड्स या सप्लाईज रिक्वायर्ड होंगे जो कि आप इंडिया से बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं। तो वो जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने किया हुआ है उसकी डिटेल आपको देनी होगी टेबल नंबर 3 में। तो जो सबसे पहले टेबल हमारी है टेबल नंबर 3, वो इसी बारे में बात करती है। आपने जितने भी गुड्स इंडिया से बाहर से लाए हुए हैं उसको आपने बिजनेस में यूज किया है, उनकी डिटेल आप देंगे टेबल नंबर 3 में। नेक्स्ट टेबल जो हमारी है उस पर बात करते हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 बात करती है आउटवर्ड सप्लाईज मेड। मींस ड्यूरिंग द पीरियड जो आपने बिजनेस रन किया उसमें जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज मेड करी उसकी इंफॉर्मेशन सारी कहाँ जाएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी जाएगी टेबल नंबर 5 में। तो 2 टेबल मैंने आपको अभी तक बताए, टेबल नंबर 3 जिसमें इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन गई, उसके बाद टेबल नंबर 5 जहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी आउटवर्ड सप्लाईज मेड की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेबल नंबर 6 की, जो बोलता है B2B लार्ज इनवॉइसेस। देखिए जैसे आपने GSTR 1 का रिटर्न फाइल किया होगा तो उसमें भी ये लार्ज इनवॉइसेस और स्मॉल इनवॉइसेस का एक कॉन्सेप्ट था। तो जो लार्ज इनवॉइसेस होती हैं वो आपकी 2.5 लाख से अबव की जो इनवॉइसेस हैं दे आर क्लासिफाइड एज लार्ज इनवॉइसेस अंडर GST। तो जो B2B लार्ज इनवॉइसेस का कॉलम है टेबल नंबर 6 के अंदर, वहां पे जितने भी आपके लार्ज इनवॉइसेस होंगे B2C वाले, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन था, B2C की जो लार्ज इनवॉइसेस हैं वो आपकी जाएंगी टेबल नंबर 6 में। उसके बाद टेबल नंबर 7A 7B, यहाँ पे आप बात करते हैं B2C स्मॉल इनवॉइसेस की। मींस जो भी B2C स्मॉल इनवॉइसेस हैं आपकी 2.5 लाख से नीचे वाली, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी टेबल नंबर 7A 7B के अंदर। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देनी होगी, आपको बताना होगा कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी आपकी, वैल्यू के बाद अमाउंट, CGST IGST का अमाउंट, सेस का अमाउंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इकट्ठा होकर जाएगी टेबल नंबर 7A 7B के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों टेबल नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। देखिए टेबल नंबर 8B जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है आपका GSTR 1 के अकॉर्डिंग। इसमें जो भी क्रेडिट नोट आपने पार्टीज को दिया या डेबिट नोट आपने इशू किया परचेज और सेल्स के रिस्पेक्टिव, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इनवॉइस नंबर या क्रेडिट डेबिट नोट नंबर, डेट, अमाउंट, टैक्स, ये सारी क्लासिफिकेशन इशू करके आपको देनी होगी टेबल नंबर 8B में। 8B के बाद आता है 8B जो हमारा था ये कंटिन्यूएशन में। देखिए इसके बाद 2 टेबल्स हैं, दोनों का नाम 8B ही है। तो जो पहला 8B था वो बात करता था क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स की, दूसरा बात करेगा अनरजिस्टर्ड क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। देखिए अनरजिस्टर्ड मींस क्या हो गया कि अगर आपने किसी ऐसी पार्टीज को क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करे हैं जिनका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ देनी होगी, वो इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी टेबल नंबर 8B में। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए टेबल नंबर 3 सबसे पहला हो गया हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, टेबल नंबर 5 हो गया आउटवर्ड सप्लाईज मेड, टेबल नंबर 6 B2C लार्ज इनवॉइसेस, टेबल नंबर 7A 7B B2C स्मॉल इनवॉइसेस का। उसके बाद 8B का जो फर्स्ट टेबल है वो आता है क्रेडिट एंड डेबिट नोट। फिर 8B का जो सेकंड टेबल है वो बात करता है आपका अनरजिस्टर्ड क्रेडिट एंड डेबिट नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये रिटर्न हमारा आगे किस टाइप का लगता है। तो देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों आगे देखिए आप, तो हम आपको नेक्स्ट टेबल दिखाते हैं जो कि है ये टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 जो बात करता है वो बात करता है अमेंडेड इंपोर्ट्स ऑफ गुड। मींस इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली हुई थी अपने स्टार्टिंग वाले टेबल में, उसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट्स आते हैं, मींस अगर कोई चेंज उसमें होता है, सपोज आपको लास्ट मंथ का कोई रिटर्न था उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत चली गई या इनवॉइस नंबर सीक्वेंस में कुछ भी गलती हो गई, तो उसका करेक्शन आप कहाँ पे फाइल करेंगे, उसका करेक्शन आपको फाइल करना होगा टेबल नंबर 4 अमेंडमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स।
मीन्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो इन्फॉर्मेशन थी उसका अमेंडमेंट फाइल होगा टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 8A जो है वो बात करेगा आपका अमेंडेड आउटवर्ड सप्लाईज का, मीन्स जो आउटवर्ड सप्लाईज का अमेंडमेंट हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, ये जो सारी टेबल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी टेबल में इन्फॉर्मेशन जो अभी आएंगी वो सब अमेंडमेंट से रिलेटेड ही आएंगी। मीन्स जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आ गई, सेकेंड पार्ट में जो आपको बता रहा हूँ ये सारी बात आएगी अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो 8A जो टेबल है वो बात करेगी अमेंडेड आउटवर्ड सप्लाईज की। 8A का जो सेकेंड टेबल है वो बात करेगा अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेज। जो B2C की लार्ज इनवॉइसेज थी उसमें कोई भी अमेंडमेंट आता है तो आप देंगे टेबल नंबर 8A के सेकेंड पार्ट में। फिर टेबल नंबर 9 जो बात करता है वो है अमेंडेड B2C स्मॉल इनवॉइसेज। जो 2.5 लाख से कम की इनवॉइसेज थी उसमें अगर कोई अमेंडमेंट हुआ तो वो जाएगा B2C स्मॉल का टेबल नंबर 9 में। उसके बाद आएगा टेबल नंबर 8C। जो 8C बात करता है वो है अमेंडेड क्रेडिट एंड डेबिट नोट। जिस तरीके से आपने ओरिजिनल क्रेडिट एंड डेबिट नोट डाले थे उसी तरीके से अगर कोई अमेंडमेंट की फिगर आएगी तो वो चली जाएगी 8C में। और लास्ट में देखिए आपको दिख रहा है 8C का सेकेंड पार्ट जो बात करता है अमेंडेड अनरजिस्टर्ड क्रेडिट एंड डेबिट नोट। देखिए दोस्तों, जैसे स्टार्टिंग में क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड था वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है अमेंडेड की। तो जो अमेंडेड का क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टीज का रिलेटेड होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है टेबल नंबर 8C के सेकेंड वाले टेबल में। उसी तरीके से देखिए इस टेबल को जब आप सारी फिल्स कर लेंगे तो आपको एक टेबल जो टैक्स लायबिलिटी से जनरेट होती है, टेबल नंबर 10A 10B। यहाँ पे आपकी जो कंप्लीट टैक्स लायबिलिटीज हैं वो अराइज होंगी कि कितनी टैक्स लायबिलिटी है, आपको रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा कि कितना टैक्स आपको पे करना है। तो ये सारी टेबल्स उस समय फिल होकर आएंगी जब आप सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर देते हैं। नेक्स्ट टेबल पे हम लोग बात करते हैं जो कि टेबल नंबर 11, 12, 14। यहाँ पे टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड की बात होती है, कितना टैक्स आपका पेबल था। ये क्लासिफिकेशन देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन आपका होगा टोटल बेसिस पे, जिसमें आपको CGST, IGST, SGST वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। उसी के बेसिस पे ये कैलकुलेशन आपका निकल के आएगा कि कितना टैक्स पेबल आपका था और कितना टैक्स आपने पे किया। चाहे आप पे करें क्रेडिट लेजर से, कैश लेजर से, या उसका चालान बना के आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लास्ट में देखिए आता है पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे जो टैक्स आपने पे किया उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टैक्स पे आप चालान के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे एक GSTR 5 की समरी जनरेट होती है। सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है जनरेट GSTR 5 समरी का। तो GSTR 5 की जो समरी है वो जनरेट कर लेंगे आप ध्यान रखिएगा कि जब समरी एक बार आपकी जनरेट हो जाएगी तभी आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने GSTR 5 रिटर्न की समरी डाउनलोड करी होनी चाहिए, और डाउनलोड करने के बाद इस समरी को वेरीफाई कर लीजिए। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप फाइल करते हैं तो ही आपको नेक्स्ट मंथ का कुछ बेनिफिट उसमें मिलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी गलती से कुछ भी फाइल हो गई तो आपको इस रिटर्न को करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आता है। आपको नेक्स्ट मंथ के जो अमेंडेड टेबल्स है उसमें आप जो गलती हो गई उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन फाइल करने के बाद आप नीचे एक बार प्रीव्यू करके भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप फाइल करने के साथ इस रिटर्न को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फाइल करने के बाद आप नेक्स्ट मंथ के रिटर्न्स को देख सकते हैं। तो अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फाइल रिटर्न पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या डिजिटल रिटर्न के माध्यम से इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपने GSTR 5 का रिटर्न लेट फाइल किया है तो आपके ऊपर क्या पेनल्टीज आ सकती हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि GSTR 5 का रिटर्न लेट फाइल करने पे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टीज दोनों ही बियर करनी पड़ेंगी। इंटरेस्ट जो होता है वो 18% पर एनम के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। मीन्स आप ध्यान रखिए, सपोज आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी मंथ का और उसका टैक्स पे कर देना था आपको नेक्स्ट मंथ तक। आपने अगर नेक्स्ट मंथ टैक्स नहीं पे किया तो जो उसकी टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट रहती है वहां से लेके जिस दिन पे आप टैक्स पे करेंगे उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसमें आपको 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका GSTR 5 का रिटर्न लेट फाइल होता है तो आपको 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो होगा वो कैलकुलेट होगा उसी पीरियड का जिस पीरियड में टैक्स लायबिलिटीज का पे करने का ड्यू डेट थी और जिस दिन आपने उसका पेमेंट किया। देखिए अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, नेक्स्ट डेट ऑफ द फाइलिंग 21st ऑफ द मंथ टू बी द डेट ऑफ पेमेंट। मीन जैसे मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ पेमेंट होगी क्या, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ की जो 21st डेट होती है वो जो 28 तारीख तक रिटर्न फाइल होता है। अगर आपने उसको फाइल नहीं किया तो 21st ऑफ द नेक्स्ट मंथ से आपकी इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा 20 तारीख के बाद अगर आप GSTR 5 का रिटर्न फाइल करते हैं
तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? इंटरेस्ट का रेट होगा 18% पर एनम। अब हम लोग बात करते हैं लेट फीस के ऊपर कि GSTR 5 का रिटर्न लेट फाइल करने पे लेट फाइलिंग फीस कितनी देनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, जो GST का करंट प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आपको 50 रुपीज़ पर डे का लेट रिटर्न का फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर आप GSTR 5 का रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें कोई भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडेड है या रिटर्न आपका निल अगर नहीं फाइल हो रहा है तो आपको 50 रुपीज़ पर डे की लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी। और अगर आपका GSTR 5 का रिटर्न निल फाइल होता है तो उस रिस्पेक्टिव मंथ में आपको 20 रुपीज़ पर डे की लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर लेट रिटर्न फाइल होता है तो 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़ रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, जिस टाइप का आपका रिटर्न था। अगर निल है तो 20 रुपीज़, अगर उसमें कोई भी सप्लाईज जाती है तो आपको 50 रुपीज़ पर डे की लेट फाइलिंग फीस जमा करनी पड़ेगी। मगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक मैक्सिमम कैपिंग भी रखी गई है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न अगर आपका 100 दिन से ऊपर है और आप 50 रुपये कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5000 हो गया, फिर अगर 120 दिन गया तो वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो लेट फीस की मैक्सिमम कैपिंग रखी गई है दैट इज ₹5000 ओनली। मीन्स 5000 तक तो अगर आपका रिटर्न कैलकुलेशन है तो आपको वो फीस देनी पड़ेगी। मीन्स अगर आपका रिटर्न 4800 लेट फीस आ रही है वो आप जमा करेंगे, 5000 आ रही है वो जमा करेंगे। अगर आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लेट फीस आती है 6000 रुपये, तो जो मैक्सिमम कैप रखा गया 5000 रुपये का, आपको वो 5000 की लेट फीस ही जमा करनी पड़ेगी और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो जो मैंने आज आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए वो GSTR 5 से रिलेट करते थे। GSTR 5 रिटर्न क्या होता है, इसको कैसे फाइल करते हैं, किन किन कंडीशंस में कौन सी इंफॉर्मेशन किस टेबल में जाएगी, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर GSTR 5 का रिटर्न लेट फाइल हो गया तो कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितनी पेनल्टीज जाएगी, और आपको इस रिटर्न को फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया। तो मैं आशा करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए शुक्रिया।